सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के जो भी क्वेश्चंस है उन पे। और हम कर रहे थे विजन का टेस्ट नंबर 7 जो कि है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारा उसका सेकंड पार्ट है। जिस आप सभी को पता है पार्ट वाइज हम क्वेश्चंस करते हैं, और पार्ट वाइज क्वेश्चन में एक पार्ट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो भी पहली बार वीडियो पे आए हैं देख लेना, उसके बाद वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। जो भी आएंगी नई नई सीरीज इसमें स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो देख भी रहे हैं, तो वो तो भाई कर ही लो सब्सक्राइब, है ना। बहुत टाइम हो गया अब तो देखते हुए, अब तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू फिफ्थ साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है कि फिफ्थ साइकिल जो टाइगर सेंसस का इंडिया में हुआ उसके बारे में कुछ चीजें हमें बतानी है। सबसे पहले, द ओनली लैंडस्केप इन इंडिया वेयर द टाइगर पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इज ईस्टर्न घाट्स। सेकंड बोल रहे हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द नोडल अथॉरिटी टू कंडक्ट द एस्टिमेशन ऑफ टाइगर सेंसस। देखो, दो चीजें इसमें बोल रखे हैं कि टाइगर सेंसस के बारे में बोल रहे हैं कि ओनली लैंडस्केप इंडिया में जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है, नीचे गई है, वो है ईस्टर्न घाट्स। और दूसरे बोल रहे हैं एनटीसीए अथॉरिटी जो है वो नोडल एजेंसी है टाइगर सेंसस की एस्टिमेशन के लिए। तो जो ये हमें दो चीजें दे रखी ना, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात आती है टाइगर सेंसस की। ठीक है, तो टाइगर सेंसस होता ही क्यों है? इसका मतलब सबसे पहले बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर की। ठीक है, सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन को सेव करने के लिए, क्योंकि ये पता लगा गया कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन काफी कम हो रही है। और उसके लिए करवाया गया टाइगर का सेंसस। ठीक है, अब ये टाइगर का सेंसस जो है ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, टाइगर का सेंसस वैसे करता कौन है? पहली बात तो ये हर 4 साल में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहले हर 4 साल में होता है। इसको करवाता कौन है? इसको करवाता है एनटीसीए। या करता कौन है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो ये एनटीसीए थी ये कब बनी थी? 2005 में। कब बनी है ये एनटीसीए? 2005 में बनी है। ठीक है, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के अंडर बनी है? ये आप सभी को पता होगा किस एक्ट के अंडर बनी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर बनी है। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसका मतलब किसी एक्ट के अंडर बनी है तो ये कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, किसी एक्ट के अंडर बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और मैं क्या बता रही थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 में बनी है एनटीसीए। ठीक है, इसके हेड कौन है? इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर इंचार्ज जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो इसको हेड करते हैं। अब ये तो चलो मान लिया इनको हेड करते हैं। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये जो एनटीसी है वो आती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको एनटीसी के बारे में याद रखनी है। टाइगर सेंसस के बारे में आपको पता चल गया। टाइगर सेंसस में कुछ दो तीन चीजें भी बताई गई, जैसे कि इसमें बताया गया कि भाई सबसे पहले तो ओनली लैंडस्केप जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है वो क्या है? ईस्टर्न घाट्स नहीं है, वो वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, पहले चीज ध्यान रखना, टाइगर की पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा कम हुई है। और एक और चीज, टोटल नंबर जो टाइगर्स का है वो इंक्रीज हुआ 3167। अभी टाइगर कितने हो गए? 3167 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन टाइगर की जो ग्रोथ रेट है, परसेंटेज रेट है यार, जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, वो क्या हो गई है? वो कम हो गई है। पहले 333% से टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, और अब कितनी हुई? 6.7% से ही केवल टाइगर की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है। ग्रोथ रेट इंक्रीज होने का कम हो गया है, लेकिन टोटल ओवरऑल ग्रोथ हुई है टाइगर की पॉपुलेशन में। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखनी है, टाइगर की पॉपुलेशन की ओवरऑल ग्रोथ और टाइगर की जो है ग्रोथ रेट। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं एनटीसीए इज नोडल अथॉरिटी टू कंडक्ट द एस्टिमेशन ऑफ टाइगर सेंसस। आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया एनटीसी है नोडल एजेंसी जो मेनली कंडक्ट करती है टाइगर के सेंसस को। दो चीजें आपको इसके बारे में पता चलेगी। ठीक है, अब मैं एक और बात कर ली थी। अब आपको देखो, जैसे टाइगर सेंसस हो रहा है तो उससे आपको पता चल गया कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है कम हो रही है। तो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया? एक चलाया प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, कब चलाया? ये 1973 में ही चला दिया था। ठीक है, याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ कब? 1973 में, टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। तो ये अब सेंट्रली सेक्टर, दो टाइप की स्कीम्स होती है, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर में सारा जितने भी फंडिंग वगैरह सब कुछ सेंटर करती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में मेनली
स्टेट गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटीज वगैरह भी मिलके उसमें वो करते हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो याद रखना ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, याद रखना ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये काफी जगह आ जाता है। 1973 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अभी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात क्यों चल रही है, क्योंकि भाई अभी 50 ईयर्स हुए थे अभी प्रोजेक्ट टाइगर्स के, क्योंकि 1973 में स्टार्ट हुआ, अभी कितने हुए 2023 में 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। अभी तो 2024 आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो 50 ईयर्स हुए थे, इसलिए इसके बारे में कुछ कुछ बातें चल रही थी। अब इसके अलावा अब टाइगर के बारे में इतनी बातें चल रही है, तो मैं अभी बताया कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर खत्म हो रहे थे, तो इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या, खत्म हो रहे थे तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनका, तो आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले आईयूसीएन का ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, आईयूसीएन के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दो अपेंडिक्स सॉरी दो वो और होते हैं जिसमें इनको बांटा जाता है, जैसे कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये शेड्यूल 1 में आता है, और साइट्स के ये शेड्यूल 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। ठीक है, ध्यान रखना ये है इसका कंजर्वेशन स्टेटस कि ये किन किन में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और चीजें इसके बारे में क्या है, कुछ कुछ चीजें और भी हैं इसके बारे में, जैसे कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अब एक क्या, ये तो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया ने चला दिया, और भी काफी सारे इनिशिएटिव हैं जो इंडिया ने चलाए हैं, लेकिन एक मतलब एक बिगर इनिशिएटिव जो मतलब इंटरनेशनली चलाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कौन सा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। शायद आपने नाम भी सुना होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसमें जितनी भी बिग कैट्स हैं, जितने भी बिग कैट्स हैं उनको सेव करने की बात चल रही है। ठीक है, उसका भी इनॉग्रेशन अभी हुआ था, इसीलिए ये न्यूज में था टाइगर। ठीक है, बिग कैट्स में क्योंकि जो है ये इसमें मतलब 7 बिग कैट को बजाया जाता है। बिग कैट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हो गया टाइगर, हो गया लायन, हो गया लेपर्ड, हो गया स्नो लेपर्ड, हो गया। ठीक है, उसके बाद चीता हो गया। ठीक है, उसके बाद चीता हो गया, उसके बाद जैगुआर हो गया, उसके बाद पूमा हो गया। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से हो सकते हैं, लॉयन हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। तो ये 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाई थी। तो इसमें टोटल 97 मेंबर्स है, इंडिया भी पार्ट है, तो इसीलिए मेन चीज है कि ये भी न्यूज में था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंडर भी आता है। एक और चीज आती है, मतलब टाइगर के बारे में कुछ कुछ चीजें देख ली। आजकल डेज भी आ रहे हैं, अब आया था ना कि मतलब स्वदेशी डे क्यों सेलिब्रेट किया गया था, देखो एक मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, याद रखना 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, याद रखना हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2010 में ये चीज स्टार्ट हुई थी। और इंडिया में 70% से ज्यादा टाइगर हैं वर्ल्ड के। अगर वर्ल्ड के टाइगर्स की बात करें, ये भी एक फैक्ट आया था, कभी आ जाए 70%, उन्होंने तो बोला था अप्रोक्स 75%, लेकिन 70% से ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में है। कहाँ के, वर्ल्ड टाइगर्स का 70% जो है वो इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो टाइगर के बारे में आ सकते हैं। आजकल भाई जैसा भी पेपर आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा टफ आ रहा है, और काफी ज्यादा मतलब आपको इंट्री केसेस पता होने चाहिए, मतलब अंदर की बातें पता होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट, मतलब मोटा मोटा आपने कर लिया। ठीक है, टाइगर सेंसस हुआ, कौन करवाता है, ये इतनी चीजें ना आपको याद होनी चाहिए। जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ो ना, कम से कम इतनी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चल जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा सॉरी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बोल रहे हैं इट इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल भाई, इसको कौन पब्लिश करते हैं, बिल्कुल यही इसको पब्लिश करते हैं। सेकंड बोल रहे हैं फ्यूल एंड पावर आर गिवन हाईएस्ट वेटेज इन इट। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या फ्यूल एंड पावर को इसमें हाईएस्ट वेटेज दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं दी जाती, क्योंकि WPI में सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को। मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है उनको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है, अप्रोक्स 60% के आसपास, 64% के आसपास। ठीक है, उसके बाद आपको पता है प्राइमरी आर्टिकल्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है 23%, और उसके बाद बच के हमारे फ्यूल एंड पावर, उनको सबसे कम 13% जो है वो वेटेज दी जाती है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है इसमें फ्यूल एंड पावर को नहीं दी जाती, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दी जाती है। थर्ड बोल रहे हैं इट ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल ओनली। देखो ओनली वाली स्टेटमेंट तो वैसे भी रॉन्ग होती है, लेकिन मेनली प्रोड्यूसर लेवल पे ही नहीं, ये होलसेल लेवल पे भी मेनली तो ये होलसेल लेवल पे ही वो करता है, क्या करता है, होलसेल लेवल पे मतलब प्राइस को कैलकुलेट करता है, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। ठीक है, मतलब ट्रैक करता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई कि भाई ये केवल और केवल प्रोड्यूसर लेवल पे ट्रैक करता है, नहीं। फोर्थ बोल रहे हैं इट डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल, इसीलिए इसको
थोड़ा सा लेस यूज में माना जाता है क्योंकि ये सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करता है। सीपीआई आपने नाम सुना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसीलिए वो ज्यादा इससे सुपीरियर है क्योंकि वो सर्विसेज को भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, याद रखना, उसमें इंपॉर्टेंट है। और उसमें फूड और फ्यूल का सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, फूड और फ्यूल का सबसे ज्यादा वेटेज है, सर्विसेज को भी कैलकुलेट करता है। कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना उसके बारे में। ठीक है, तो सर्विसेज को ये कैलकुलेट नहीं करता। नहीं, ये सही बात है भाई, ये सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करता है, बिल्कुल सही है। ये मैंने गलत क्यों लगा दिया, सही बोल रहे हैं ये कि सर्विसेज को ये कैलकुलेट नहीं करता है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं यही बताना चाह रही हूँ, सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करते हैं ये, तो सही बतानी थी। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें गलत बतानी है। तो फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है, सेकंड एंड थर्ड जो है इसमें रोंग है। तो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें कि इसमें सेकंड एंड थर्ड जो है वो क्या है, रोंग है। ठीक है, ये आपको पता चल गया सेकंड एंड थर्ड रोंग है। और इसके फायदे क्या है, ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, आप सभी को पता है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को ज्यादा यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। एक ऐसा इंडेक्स मैंने कल बताया था जो कि ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, वो कौन सा था जिसका यूज कम किया जाता है, लेकिन वो भी इन्फ्लेशन के लिए ही यूज होता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, कल ही बताया मैंने, जिसको याद होगा, मेरे ख्याल से याद होगा, नहीं होगा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2017 में चेंज किया है, कितना, 2012। ठीक है, कितना, 2011-12। ठीक है, 2011-12 इसका बेस ईयर चेंज हो गया है। किसका, किसका, डब्ल्यूपीआई का। ठीक है, और सीपीआई का बेस ईयर कितना है, 2012। ठीक है, याद रखना, सीपीआई का जो बेस ईयर वो 2012 है, लेकिन डब्ल्यूपीआई का जो वो 2017 में चेंज हुआ, 2011-12 कर दिया गया, ध्यान रखना। तो इनके बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस बेस से ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे करता है ये मैंने बता दिया, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो बस यही आपको बतानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 52, डब्ल्यूपीआई सारी चीजें होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन को वो करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कोटा फॉर्मूला फॉर एसडीआर इन आईएमएफ। देखो, आईएमएफ में स्पेशल ड्रॉइंग राइट, कुछ राइट्स दिए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या कैलकुलेट होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले उसमें पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट नहीं होता है। उसमें क्या होती है, जीडीपी कैलकुलेट होती है, ओपननेस कैलकुलेट होती है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कैलकुलेट होती है, और एक इंटरनेशनल रिजर्व्स आपके पास कितने हैं ये भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे कर सकते हो, गोई। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। मान लो आईएमएफ से कोई एसडीआर कोटा लेने जा रहा है, ऐसे याद कर लो, गोइंग, कोई जा रहा है, गोइंग, GOEI। ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो जा रहा है तो वो कितने पैसे निकाल सकता है, गोइंग के हिसाब से निकाल सकता है। GOEI मतलब उनकी जीडीपी कितनी है, उनकी ओपननेस कितनी है, उनकी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितनी है, और इंटरनेशनल रिजर्व कितने हैं। इसमें भी अगर परसेंटेज वाइज भी हम देखें ना, तो परसेंटेज वाइज भी सिक्वेंस इनकी यही आती है। जैसे जीडीपी को सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है 50%। ठीक है, ओपननेस को दी गई है 30%। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ये इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है इसको 15%, और जो हमारी ये इंटरनेशनल रिजर्व है इसको 5% वेटेज दी गई है कि हम जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कितने राइट्स किसी को मिलने चाहिए पैसे निकालने के, वो इसके हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक कंट्री का जितना भी कोटा होगा, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब इसमें कोटा डिसाइड होते हैं। एक चीज और चीज ध्यान रखना, मतलब देखो, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में आईएमएफ में क्या होती है, कुछ रिजर्व करेंसी रखी जाती है। ये होगा कोटा। ये कोटा कैसे कैलकुलेट होता है, कोटा कैसे कैलकुलेट होता होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। कोटा, कोटा हर 5 साल में कैलकुलेट होता है। कोटा कितने होने, हर 5 साल में कैलकुलेट होता है कि भाई कितना कोटा होना चाहिए, किसी भी कंट्री का कोटा कितना होना चाहिए, हर 5 साल में कैलकुलेट होता है। एक होती है करेंसी की बास्केट, अलग अलग करेंसी में ये मतलब अलग अलग करेंसी में मतलब उनके मतलब कोटाज रखे होते हैं। किसी भी कंट्री का मतलब उसमें रिजर्व्स, आईएमएफ के रिजर्व्स जो है वो उसमें अलग अलग करेंसी में रखे होते हैं। कौन कौन सी करेंसी अभी कौन कौन सी है, जैसे कि आपको पता है यूएस का डॉलर हो गया। ठीक है, जापान की येन हो गई, यूरो हो गई, चाइना की रेन निम्बी हो गई, पाउंड स्टर्लिंग हो गया। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग हो गया। तो ये करेंसीज हैं जो मेनली इसके उसमें है, किसमें अभी, और ये सबसे लास्ट में कौन ऐड हुई है, रेन निम्बी 2016 में ऐड हुई है। कोई भी जो कंट्री है उस वो किस बेसिस, मतलब किसी भी कंट्री की करेंसी किस बेसिस पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स में या फिर मतलब आईएमएफ के रिजर्व्स में इंक्लूड हो सकती है, क्या कोई है ऐसी चीज, चलो मेरे को बताना। ठीक है, सबसे पहले ये बताऊं, देखो, दो चीजों पे कोई किसी भी कंट्री की करेंसी जो है वो इंक्लूड होती है। एक तो है कि भाई उसके एक्सपोर्ट्स कितने हैं। ठीक है, एक तो इसके एक्सपोर्ट, दूसरी कंडीशन मेरे को बताना है। ठीक है, चलो मैंने बता दिया, एक तो एक्सपोर्ट्स, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, जिसके बेसिस पे जो कोई भी कंट्री की जो करेंसी है वो इसमें इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, इसके कोटा में। ठीक है, ध्यान बताना मेरे को। ठीक है,
तो ये चीज पता मेरे को बताना है आपको। दूसरी चीज आपको बतानी है, अब मैंने क्या बता दिया, कोटा हर 5 साल में कैलकुलेट होता है, ये होता है वो होता है, जो भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा अब कोटा की बात चल रही है तो हमें केवल अपने से मतलब है, सबसे ज्यादा तो कोटा इसमें यूएसए का है। अब दूसरी बात आती है कोटा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोटा जो है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के पास कितना कोटा है और इंडिया के पास कितने वोटिंग राइट्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वोटिंग राइट्स कोटा के हिसाब से ही है। इंडिया का कोटा है 2.7% और इंडिया के वोटिंग राइट्स हैं 2.6% के आसपास। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इंडिया का कोटा कितना है 2.7% आईएमएफ में, और वोटिंग पावर इंडिया की कितनी है 2.6%। ये है वोटिंग पावर। इसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आईएमएफ में कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। ध्यान रखना, ये कुछ कुछ चीजें मतलब इतने ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, आसानी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है, मतलब जो ये करेंसीज है, इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, ध्यान रखना, डेली बेसिस पे इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट होती है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। लेकिन इस बास्केट को, ये मतलब ये मान ली पूरी बास्केट है, इस बास्केट को मतलब रिव्यू कितने साल बाद किया जाता है, 5 साल बाद, कि हम इनमें किस करेंसी को इंक्लूड करें, किस करेंसी को इंक्लूड ना करें। तो हर 5 साल बाद ये मतलब एक्सरसाइज होती है, जैसे कि 2016 में रेननिम्बी को इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है कुछ कुछ चीजें स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। ये कोई आपके राइट नहीं है या फिर ये कोई करेंसी या क्लेम नहीं है, केवल ये आपके पास मतलब कोटा के हिसाब से आप कितने पैसे वहां से बोरो या निकाल सकते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या आंसर हो गया, हमें बताने करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा, फर्स्ट तो है नहीं, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्क्रीन 2 चेंज हो गई है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट रेफर्स टू द टाइम लैग, 1 सेकेंड, इट रेफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर न्यू जॉब और इट्स स्विचिंग बिटवीन जॉब। देखो बोल रहे हैं कि मान लो कि कोई भी बंदा पहले जॉब कर रहा था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने वो जॉब छोड़ दी और नई जॉब सर्च कर रहा था, उसके बीच का जो टाइम है उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, उस बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई। तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेट इनिशिएटिव को रिलीज किया है, प्रेट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। प्रेट क्या है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया होगा, जल्दी से बताओ, कौन से इमर्जिंग थ्रेट की यहाँ पे बात चल रही है, जल्दी बताना भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, जो ये प्रेट इनिशिएटिव है ये किसने स्टार्ट किया, डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया। ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ गाइडलाइंस जो रेगुलेशंस है उनके अंडर ये काम कर रहा है प्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने किया है कि भाई जो भी कोविड लाइक पेंडेमिक है इनसे हमें प्रिपेयर रहना है, रेजिलियंस बनाना है अपनी मतलब अपनी जो भी वो है इकोनॉमी को उसको। ठीक है, तो प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स ये डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है। और जब जब ये इनिशिएटिव की बात चल रही ना, तभी एक और इनिशिएटिव की बात चल रही थी जिसका नाम था बिग कैचअप अलायंस। याद रखना, बिग कैचअप अलायंस किसकी इनिशिएटिव है, बिग कैचअप अलायंस भी डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है। ये बिग कैच अलायंस किसके लिए है, ये बिग कैचअप अलायंस उसके लिए है, जैसे कि आप सभी को पता है जब कोविड आया तो लगभग कोविड के इलाज के अलावा सारे इलाज बंद कर दिए गए, वैक्सीनेशन बंद कर दी गई, सब कुछ बंद कर दिया गया। तो उस टाइम पे जो पीछे रह गए ना, मतलब जो कंट्रीज पीछे रह गए वैक्सीनेशन वगैरह में, उसको कैच करने के लिए जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि भाई सारे लोगों को वैक्सीनेशन दे दो, जो बच गए हैं उस टाइम पे जिनको होनी थी नहीं हुई तो उनको दे दो। तो वही है बिग कैचअप अलायंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी डब्ल्यूएचओ की और भी काफी सारी इसमें हुआ, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसमें एक पार्टनर है। ठीक है, उनके साथ मिलके डब्ल्यूएचओ कर रहा है। इसके अलावा यूनिसेफ भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, यूनिसेफ भी इसका एक पार्ट है। तो ये है एक बिग कैचअप अलायंस, इसका भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ कुछ चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है, मेरे को जल्दी से बताओ कि भाई वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में। अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसको इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है, मतलब ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो ध्यान रखना इसको, तो कब मनाया जाता है, कई बार आ जाता है भाई, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो प्रेट इनिशिएटिव किसका है,
क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 56 पे। हमें बताना है जेसी बोस जी के बारे में, ठीक है। जेसी बोस जी के बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के पॉइनर थे वो। ही इन्वेंटेड द क्रिसोग्राफ। क्रिसोग्राफ किसके लिए होता है, ग्रोथ को मेजर करने के लिए प्लांट्स की। और तीसरे ही वॉज द फर्स्ट टू डिमोन्स्ट्रेट रेडियो कम्युनिकेशन विद मिलीमीटर वेवलेंथ। तो ये तीनों के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी जल्दी से निशान लगाओ भाई इसका, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए ये सारे ही स्टेटमेंट्स इसके बारे में क्या है, बिल्कुल सही है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन के पॉइनर भी माने जाते हैं। क्रिसोग्राफ जो ग्रोथ के प्लांट्स के लिए था वो भी इन्होंने किया था। और इसके नाम क्या लेते हैं, जो रेडियो जो कम्युनिकेशन था विद मिलीमीटर वेवलेंथ, वो उनको भी इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था। पहले डिमोन्स्ट्रेट करने वाले वही थे, ठीक है। सारी स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या सही है, ठीक है। इनको फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन भी बोला जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। बंगाली साइंस फिक्शन के फादर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक मतलब क्या बोलते हैं फेमस एक बुक लिखी थी, शायद आपको मतलब नाम याद हो, निरुदेशर कहानी, कहानी निरुदेशर कहानी, ठीक है। कहानी निरुदेशर कहानी, ठीक है। तो ये कहानीज लिखी थी साइंस फिक्शन के, मतलब बंगाली साइंस फिक्शन के मेनली ने किताबें मिली थी, मतलब किताब लिखी थी। इसके अलावा और भी काफी सारे काम किए थे, ऐसा ही नहीं था कि केवल इन्होंने यही किया था। और इन मतलब इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किया था। इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहले 1858 में, ठीक है। डेथ कब हुई इनकी, 1937 में, ठीक है। तो उनके बीच में इन्होंने काम किया होगा। 1917 में इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया था, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि आप बुक्स की बात करो, मैकेनिज्म मतलब सॉरी द रिस्पॉन्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। रिस्पॉन्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक ये इन्होंने बुक लिखी थी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, वो भी इन्होंने लिखा था। तो काफी सारी बुक्स भी लिखी थी। तो ये कुछ कुछ चीजें इनके बारे में, जैसी बोस के बारे में सारी चीजें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बैंक के बारे में, कि वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन से इंडेक्स जो है वो पब्लिश किए हैं। कौन कौन से इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किए हैं, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, कौन कौन से इंडेक्स जो है पब्लिश किए हैं, ठीक है। जल्दी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी। देखो देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इन दोनों को रिलीज किया है किसने, कौन करता है इनको, आईएमएफ रिलीज करता है। जो अभी हमने पढ़ी ना आईएमएफ, वो रिलीज करता है, जो एसडीआर कोटा के बारे में पढ़ा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है, आईएमएफ। तो इसके अलावा जो बच गए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। रोज सेकंड एंड थर्ड को कौन रिलीज करेगा, वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो इधर देख लेना, ये ध्यान रख लेना, इनको कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को आईएमएफ, ठीक है। रिपोर्ट्स याद ही करनी पड़ेंगी, कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले बोल रहे हैं 5 ईयर प्लान का जो आइडिया था वो किस कंट्री से लिया गया। आप सभी को पता है नेहरू जी रशिया घूम के आए थे जब देश इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो उसी टाइम पे। तो इसका मतलब कहाँ से लिया गया था ये आइडिया, सोवियत यूनियन से लिया गया था। मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है। ये क्वेश्चन मैं पहली वाली टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, जिसने की होगी ना इकोनॉमिक्स की, बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है, जल्दी जल्दी से बचाओ भाई, क्या है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है, देखो रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये बोलते हैं कि इक्विवेलेंस से याद रखो, बराबर, गवर्नमेंट बराबर कर देगी। मान लो कि गवर्नमेंट आज बोरो करके, मान ले कि आज गवर्नमेंट बोरो करके, मान लो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे बोरो कर लिए, अब गवर्नमेंट हमारे पे स्पेंड कर रही है, अब गवर्नमेंट हमारे पे स्पेंड कर रही है। तो लोग ये समझ जाते हैं, आजकल के लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट आज स्पेंडिंग कर रही है ना हमारे टैक्स कट करके या बोरो करके, तो ये फ्यूचर में हम पे ही ज्यादा टैक्स लगा के उससे उस पैसे को वसूलेगी, ठीक है। तो जो भी मतलब ये लोग स्पेंड करते, गवर्नमेंट किस लिए स्पेंडिंग करती है किसी भी इकोनॉमी में, ताकि मनी की सप्लाई हो जाए और लोग ज्यादा डिमांड करें और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए। लेकिन लोग इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि फ्यूचर में ये टैक्स क्या नाम करते हैं, टैक्स बढ़ा के, और हम मतलब टैक्स बढ़ा देगी और हमसे ये चीजें वसूलेगी, तो वो अपने पैसे को स्पेंड करते ही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जो चाहती है वो करते ही नहीं, तो उसी को बोलते हैं मतलब ये है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में है ये, ठीक है। चीज ध्यान रखना, रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है, यही है। गवर्नमेंट बोरो करके जो स्पेंडिंग करती है या फिर टैक्स कट करके जो स्पेंडिंग करती है, फ्यूचर में उसी टैक्स को वो बढ़ा भी तो देगी, तभी हमसे ही वसूलेगी, तो उसी को बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। उसका सेम ही इफेक्ट होता है, कोई मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बस यही इसके इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मसाला बॉन्ड्स के बारे में बताना है,
काफी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों बताओ मेरे को, ठीक है। ये इंडियन कैपिटल मार्केट में इशू होते हैं, दूसरे बोल रहे हैं मसाला बॉन्ड्स में जो करेंसी रिस्क है वो इन्वेस्टर पे लाई होता है, इशूअर पे लाई नहीं होता। जल्दी बताओ इसका आंसर। देखो, मसाला बॉन्ड्स है ना, एक तो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट है मतलब बॉन्ड हो गए तो डेट ही टाइप हो गए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और सबसे पहले ये जो बॉन्ड्स हैं ये फॉरेन मार्केट में इशू किए जाते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले तो ये इंडियन मार्केट में इशू नहीं किए जाते, ये कहाँ किए जाते हैं, सबसे पहले तो फॉरेन मार्केट में इशू किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, फॉरेन मार्केट में इशू किए जाते हैं, ताकि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर पाए या फिर मतलब इसमें पैसे दे, ठीक है। ताकि मतलब इंडियन कंपनी से पैसे लेने के लिए किए जाते हैं, ऑफशोर कैपिटल मार्केट में किए जाते हैं। और बस यही है, ठीक है, यही मेन था। दूसरी चीज, मसाला बॉन्ड में जो करेंसी रिस्क है वो इन्वेस्टर के पास लाई करता है, बिल्कुल, और इश्योर के पास लाई नहीं करता, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने ये भी बता दिया कि लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। पहले स्टेट जिन्होंने मतलब मसाला बॉन्ड इश्यू किए थे, केरला, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरला ने सबसे पहले केरला पहली स्टेट बनी थी जिसने सबसे पहले मसाला बॉन्ड इशू किए थे। इसके अलावा आरबीआई ने इसको अलाउ कब किया था कि मतलब ये मसाला बॉन्ड को इशू करना, 2015 में, ठीक है। इंडियन एंटिटीज भी कर सकती है मसाला बॉन्ड को इशू, ये 2015 में किया था, ठीक है। अब है ना, देखो केरला 2015 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, ध्यान रखना। और है ना, इनको याद कर लेना, ठीक है, फिर ये मत बोलना कि मेरा करवाया नहीं है, नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैंने दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं मसाला बॉन्ड, एक होते हैं महाराजा बॉन्ड, एक होते हैं महाराजा बॉन्ड। अभी मैंने क्या बोला, मसाला बॉन्ड कहाँ पे इशू होते हैं, ये कहाँ से, सबसे पहले बोरो यहाँ पे कहाँ से किया जाता है, बोरो फ्रोम, ठीक है, बोरो फ्रोम यहाँ पे कहाँ से इशू किया जाता है, बोरो कहाँ से किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी, एक सेकेंड, बोरो कहाँ से किया जाता है, यहाँ पे लिखूंगी करेंसी, किस करेंसी में इशू होते हैं, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और इशूअर कौन है, यहाँ पे इशूअर कहाँ लिखूं मैं, 1 सेकेंड, एक चीज और मिटा देते हैं, इनको छोड़ो, ठीक है। एक मैं यहाँ पे इशूअर लिख देती हूँ, ठीक है, इशू कौन कर रहा है, और यहाँ पे सबसे आगे मैं बॉन्ड्स लिख दूंगी, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले बात आ गई मसाला बॉन्ड्स की, किसकी बात आ गई, मसाला बॉन्ड्स की, ठीक है। तो मसाला बॉन्ड्स जो होते हैं सबसे पहले उनको इशू कौन करता है, अभी मैंने बताया इनको इशू कौन करता है। सबसे पहले ये इशूअर इनका कौन है, कोई इंडियन होगा, ठीक है। इशूअर कौन है, इंडियन, क्योंकि हमें बाहर इशू करने हैं, बोरो फ्रॉम हम कहाँ से कर रहे हैं, बाहर, इंडियन, फॉरेन मार्केट में, तो आउटसाइड इंडिया। यहाँ ये हमें कहाँ इशू करने हैं, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। किस करेंसी में, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, अभी मैंने बोला है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, इनको क्या बोला जाता है, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। अब एक होते हैं महाराजा बॉन्ड्स, महाराजा बॉन्ड्स, ठीक है, ये याद रखना, ये मसाला बॉन्ड्स है, ये महाराजा बॉन्ड्स है। महाराजा बॉन्ड सबसे पहले इनको इशू कौन करते हैं, बाहर के लोग, ये चीज ध्यान रखना, इनको इशू करते हैं नॉन इंडियन, जो इंडियन नहीं है, इंडिया से पैसे निकालने के लिए। तो मतलब इनको बोरो कहाँ से किया जाता है, यहाँ पे पैसा बोरो कहाँ से किया जाता है, इंडिया से बोरो किया जाता है, किस में, ये भी रुपये डिनोमिनेटेड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, महाराजा बॉन्ड्स बोला जाता है, ठीक है। और भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको अब पता चल जाएगा, जैसे पांडा बॉन्ड्स, पांडा बॉन्ड्स क्या है, जहां पे नॉन चाइनीज एंटिटी, कहाँ पे, जहाँ पे नॉन चाइनीज एंटिटी कहाँ से बोरो करती है, चाइना से, चाइना से, किस में, युआन में, युआन में, उनको क्या बोलेंगे, पांडा बॉन्ड। एक होते हैं कंगारू बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा कंगारू बॉन्ड। कंगारू बॉन्ड्स क्या होते हैं, कंगारू बॉन्ड्स क्या उनको इशू कौन करेगा, नॉन ऑस्ट्रेलियन, कहाँ से पैसे बोरो करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से, किस में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंगारू बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से बॉन्ड्स का सिस्टम आपको समझ में आ गया। दो चीज तो आपको काफी अच्छे से समझने, मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, मसाला बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू होते हैं, इंडिया में पैसा लाने के लिए, ये मान लो इंडिया है, यहाँ पे पैसा लाने के लिए आते हैं मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। और यहां से पैसे ले जाने के लिए से आते हैं महाराजा बॉन्ड्स, ठीक है, महाराजा बॉन्ड्स। बस ये इतनी चीज ध्यान रख लेना, मसाला बॉन्ड्स, महाराजा बॉन्ड्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं है, ये वही है, डेट इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। मसाला बॉन्ड्स किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये पैसे, मतलब पैसे कैलकुलेट बोल रही, पैसे कलेक्ट करने के लिए मेनली ये चीज की जाती है, कंपनीज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर हमारा क्या हो गया, बताना क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो हमें पता चल गया करेक्ट स्टेटमेंट हमारी बी है,
ए नहीं है, ठीक है, ए गलत है हमारी। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट में इनको इशू नहीं किया जाता है। मसाला बॉन्ड्स को कहाँ इशू किया जाता है? इंडियन इशू करता है, लेकिन बाहर, इंडिया के बाहर इशू करता है, ठीक है, तो याद रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग। तो 60 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। और अभी भी जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार सब्सक्राइब, क्या जा रहा है आपका, कर लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो जिनको भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, फिर से आ गया, ठीक है, इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट टू सप्लीमेंट्स इट्स मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? भाई ये क्वेश्चन अब गलत कर दिया ना, तो मैं क्या ही बोलूंगी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? तो ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। हमें बताना है इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा, जल्दी से बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले तो आप ये चीज तो काट दोगे, लेकिन अब आंसर लगाओ, ठीक है, कौन सा है? तो आप सभी को पता भाई, एक्साइज, कस्टम, सर्विस, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, तो ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट है, कॉर्पोरेट डायरेक्ट है, तो ये हट गए हैं, लेकिन ये भी डायरेक्ट ही थे। तो 1 2 4 कितना आ गया? 1 2 4, तो ये सारे क्या है? डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, मतलब कुछ हट गए हैं लेकिन फिर भी डायरेक्ट तो है। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर किस पे? 63 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या बोलता है? हमें बताना है किसके बारे में? पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के बारे में, पीओईएम के बारे में बताना। जल्दी से बताओ भाई, पीओईएम के बारे में। ये 4 चीजें दे रखी हैं, क्या है इसके बारे में? जल्दी बताओ। आप अगर नाम से ही पढ़ोगे ना तो ही आप बता दोगे इसका आंसर क्या है। पीएसएलवी 4 स्टेजेस में जाएगा, 4 स्टेज क्या होगी ये, वो पता ही होगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये। एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए थ्रू नॉन सेपरेटिंग पेलोड्स। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्बिट करके क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है ये, ठीक है। तो पोएम क्या है? ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या है ये? ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, पीएसएलवी में लगाया जाता है, ये चीज की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? अर्थ में क्या? ए वार हेड डिलीवरी सिस्टम दैट यूजेस अ लो अर्थ ऑर्बिट टुवर्ड्स इट्स टारगेट डेस्टिनेशन ऑन अर्थ, अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजार्डियस हैजार्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट। देखो ये है ना नेत्रा, आपने शायद नाम भी सुना होगा। नेत्रा एक यूज, मतलब वो किया गया था प्रोजेक्ट नेत्रा के अंदर, अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था ताकि डेब्रिस या कोई भी हैजार्ड अगर इंडियन सैटेलाइट को हो ताकि वो हमें पता चल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। और वार हेड डिलीवरी वाले जो सिस्टम था ये था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे। एक सेकेंड गाइज, ठीक है, ऑर्बिटल सिस्टम ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, कुछ नहीं था ये, मतलब मेन क्वेश्चन था, हमें पोएम के बारे में बताना था, वो हमने बता दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना है कि भाई बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। विच ऑफ दी पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंट होता है उसमें क्या क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, जल्दी 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 बताओ, ठीक है। तो आप सभी को पता है इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले सर्व होता है, बजट से एक दिन पहले, तो इसका मतलब ये बजट के अंदर तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, और सारी स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल, आउटकम बजट, मीडियम टर्म फिजिकल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? अप्रोप्रिएशन बिल, एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट्स बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये सारी ही चीजें इसमें आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है अगर आ जाए तो ये सारी भी मतलब वो होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या बोलता है? रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में बताना है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, जल्दी बताओ रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? जल्दी से स्टेटमेंट आंसर लगाना चाहिए जल्दी से। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि भाई जो इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन में है कि डेवलपिंग ट्रेडिंग नॉर्म्स टू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। बोले कि डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन गुड्स जो हैं मतलब वो डंप ना हो, उसकी डंपिंग को रोकने के लिए कुछ ट्रेडिंग नॉर्म बनाए गए जिसका मतलब जिनमें है रूल्स ऑफ ओरिजिन कि आपको अपनी ओरिजिन जिस जिस भी कंट्री में जिस सामान का ओरिजिन हुआ उसको अपना वो कंट्री लिखना पड़ेगा उस सामान के ऊपर, वो है रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से हो गया है,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमें किसके बारे में बताना है, ओलिव रिडले टर्टल के बारे में बताना है। किसके बारे में, ओलिव रिडले टर्टल के बारे में। देख लो भाई, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, स्टेटमेंट वाइज ही पता होना चाहिए, आजकल आप एलिमिनेशन तो कर नहीं पाओगे। सबसे पहले बोल रहे हैं दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल्स इन दिस स्पीसीज इन द वर्ल्ड। देखो सबसे पहले ही आप एक चीज पता कर लो। दूसरी चीज इन्होंने बोल रखा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वल्नरेबल। ठीक है, तो बिल्कुल एक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ओलिव रिडले टर्टल सबसे लार्जेस्ट नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट है सब सी टर्टल्स में। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले चीज ये पता होनी चाहिए। जब भी इन्वायरमेंट का अगला टेस्ट आएगा, मतलब अगला टेस्ट इन्वायरमेंट का ना, अगला इन्वायरमेंट का टेस्ट आएगा, पता होनी चाहिए अगर ओलिव रिडले टर्टल के बारे में आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज वल्नरेबल, वल्नरेबल कैटेगरी में बिल्कुल होते हैं। अगर ये आयुसीएन के वर्ल्ड नंबर WPA में कितने आते हैं, शेड्यूल 1 में आते हैं, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। तो इनका आयुसीएन स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनका अदर चीजों में, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है सी टर्टल में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब सेकंड, पहली स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट तो सही है लेकिन फर्स्ट पार्ट गलत है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं जनरली एन ओलिव रिडले टर्टल लेस 100 से 150 एग्स। तो आप सभी को पता है भाई, ये तो करता ही है, तभी तो है। ठीक है, बिल्कुल। और मतलब जहां पे भी, मतलब एक ब्रीडिंग ग्राउंड है इनका, मतलब काफी ज्यादा ब्रीडिंग ग्राउंड है, उसको मास नेस्टिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अरीबाड़ा। उसको क्या बोलते हैं, अरीवाड़ा। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, अरीवाड़ा को। तीसरा बोल रहे हैं ऋषिकुल्या बीच इज अ नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर ओलिव रिडले टर्टल इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। बोले कि ऋषिकुल्या बीच जो है एक नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओलिव रिडले टर्टल के लिए उड़ीसा में। तो ध्यान रखना, ऋषिकुल्या बीच बिल्कुल भी एक नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, बिल्कुल भी एक नहीं है। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा गहीर माथा मैरीन सेंचुरी, गहीर माथा मेरीन सेंचुरी का नाम सुना होगा। ये यहाँ पे एक मेरीन सेंचुरी है, ना कि ऋषिकुल्या बीच। ऋषिकुल्या बीच कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ठीक है, ये मतलब अगर गहीर माथा मेरीन सेंचुरी की बात करें ना, तो गहीर माथा जो मेरीन सेंचुरी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रुकरी है। रुकरी क्या, रुकरी का मतलब क्या होता है, रुकरी का मतलब होता है कि कॉलोनी, जहाँ पे मतलब ये चीज वो होती है। ठीक है, टर्टल्स को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी एक प्रोजेक्ट चलाया था, आप सभी को याद होगा, प्रोजेक्ट ओलिविया। ठीक है, ओलिविया। तो किसके लिए है ये प्रोजेक्ट ओलिविया, याद रखना, ओलिव रिडले टर्टल को प्रिवेंट करने के लिए है। कब चलाया था, 1980s में उन्होंने चलाया था। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 66 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नहीं, कंप्लीट कैसे हुआ 66। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, थर्ड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है। तो इसमें करेक्ट ही बताना है। देखो ये पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो केवल और केवल हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इन्वायरमेंट का पेपर है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस, कहाँ पे लोकेटेड है वो बतानी है। बायो हेरिटेज साइट टोटल कितनी है अभी, 36। ठीक है, 36 है। कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं। ठीक है, लोकल के साथ मिलके। कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ करके। किस एक्ट के अंडर बायोडाइवर्सिटी, सॉरी बायो हेरिटेज साइट वो होती है, बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 का, उसके अंडर ये डिक्लेयर होती है बायो हेरिटेज साइट। अब है गंधामर्दन हिल्स किस स्टेट में है, अरितापट्टी किस स्टेट में है, और नामथिंग पोखारी किस स्टेट में है। तो जल्दी जल्दी से बताओ भाई, ये तो नई ही बनी थी। ठीक है, तमिलनाडु की पहली है, नई है अरितापट्टी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दे रखी है, ये शायद मेरे को पता है आपने कर लिया होगा। नामथिंग पोखारी असम में नहीं, याद रखना, नामथिंग पोथारी असम में नहीं है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में नामथिंग पोथारी। ठीक है, एक है हमारी गंधामर्दन हिल, ये कहाँ पे, झारखंड में नहीं है, ये कहाँ पे, उड़ीसा में है, ध्यान रखना। तो ये बायो हेरिटेज साइट 36 है, एक बार अच्छे से देख लेना कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैंने बता दिया कौन डिक्लेयर करता है, किस एक्ट के अंडर होते हैं, कितनी है। ठीक है, तो ये 3 हमें दे रखे हैं, और इन्वायरमेंट के टेस्ट में देखेंगे। हमें बताना करेक्टली मैच्ड। तो दिख रहा है आपको करेक्टली मैच्ड, केवल एक पेयर हमारा करेक्टली मैच्ड है, वो है बी, मतलब हाँ बी, और आंसर भी इसका क्या है, बी है। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा आंसर हो जाता है बी। और एक उड़ीसा की फेमस है, मतलब 36 तो जो डिक्लेयर हुई है उड़ीसा में ही हुई है, वो है महेंद्रगिरी हिल्स। शायद आपने सुना होगा, महेंद्रगिरी हिल्स का नाम सुना होगा। तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। ये किसकी साइट है, उड़ीसा की साइट है, 36 नंबर की यही ऐड हुई है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। सबसे पहली बायो हेरिटेज साइट कौन सी थी, ये तो पता होगा आपको, नेल्लूर टैमरिंड ग्रोव, नेल्लूर टैमरिंड ग्रोव कर्नाटका में, बेंगलोर में, कर्नाटका में ये था।
सबसे पहला जो बायो हेरिटेज साइट थी ये थी। ठीक है, ये मैंने मोटी मोटी आपको बता दी हैं। अब आपको और चीजें खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, खुद आप याद करोगे। सबसे पहले अगर कोई आपकी स्टेट से, सबसे पहले आप उसको याद कर लेना, उसके बाद आपके आसपास की स्टेट से अगर आपको याद हो जाए वो याद कर लेना। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, एक आम खोई नाम से, आम खोई, आम खोई नाम से भी यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं, बायो हेरिटेज साइट है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आम खोई। ठीक है, बस यही है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, आम खोई का नाम याद रख लेना, एक नाम थिंग का नाम याद कर लेना, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डकार डिक्लेरेशन किसके लिए? डकार, डकार जो भी है। ठीक है, डकार मारनी नहीं है, डकार का आंसर देना है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 68, जल्दी 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 बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। डकार, सबसे पहले डकार जगह का नाम पता है कहाँ पे है? डकार जगह सेनेगल में। सेनेगल का पता है कहाँ पे? सेनेगल है कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये भी पता है? अफ्रीका में कंट्री है सेनेगल। ठीक है, ठीक है, तो डकार किसकी कैपिटल है? सेनेगल की। सेनेगल कहाँ पे है? अफ्रीका में। और 2 बार ये डकार डिक्लेरेशन का नाम आ गया है। अब जो भी पेपर में आए मेरे को मत बोलना कि गलत है सही है। देखो, डकार डिक्लेरेशन एक जो इसके हिसाब से ये दी गई थी, रोड सेफ्टी के लिए हुई थी। ठीक है, अप्रैल 2023 में रोड सेफ्टी के लिए डकार डिक्लेरेशन हुई थी। एक और डकार डिक्लेरेशन हुई, याद रखना, एक और डकार डिक्लेरेशन हुई है क्लाइमेट चेंज के लिए, अभी रिसेंटली, मतलब दिसंबर के आसपास। ठीक है, अक्टूबर के आसपास। ठीक है, डेवलपिंग, यहाँ की डेवलपिंग लिस्ट, डेवलप जो कंट्रीज है वो बैठी और उन्होंने डिसाइड किया क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पता होना चाहिए आपको। किसके बारे में? डकार डिक्लेरेशन के बारे में। तो डकार डिक्लेरेशन मेनली किसके लिए है? रोड सेफ्टी के लिए। क्या रोड सेफ्टी के लिए और भी चीजें जो है वो डिक्लेयर हुई हैं? जल्दी बताओ। याद रखना, याद रखना, 2 डिक्लेरेशन काफी ज्यादा फेमस है। एक तो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम का नाम कई बार आ जाता है भाई, ध्यान रख लेना। स्टॉकहोम कन्वेंशन कौन सा है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कौन सी है, और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कौन सा है। ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है ये किससे रिलेटेड है? ये भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? रोड सेफ्टी से। 2020 में ये डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक और डिक्लेरेशन रिलेटेड है जिसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन 2011 से लेके, सॉरी 2021 में ये हुआ है, 2021 में। ये भी रोड सेफ्टी के ऊपर है, दिल्ली डिक्लेरेशन। एक और चीज ध्यान रखना, ये डिकेड कब मनाया जाता है? रोड सेफ्टी का डिकेड, मतलब डिकेड फॉर एक्शन ऑन रोड सेफ्टी, डिकेड फॉर एक्शन ऑन रोड सेफ्टी, ये कब मनाया जाता है? 2020 से लेके 30 2021 से लेके 30 के बीच का जो डिकेड है, इसको एक्शन फॉर रोड सेफ्टी बनाया जाता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जो हुई हैं रोड सेफ्टी पे। ये केवल रोड सेफ्टी के लिए बता रही हूँ क्योंकि आया डकार डिक्लेरेशन। डकार डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज पे भी हुआ है। अब मेन बात आ जाती है डकार जगह की। डकार कहाँ पे? सेनेगल में। सेनेगल काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, सबसे पहले तो अफ्रीका में है। एक साहिल रीजन नाम सुना होगा, उसमें भी आती है। सेनेगल में एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है सेनेगल रिवर, जिसके नाम पे मेरे ख्याल से कंट्री का नाम पड़ा हुआ। सेनेगल रिवर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डियामा पोर्ट। ठीक है, काफी डैम, सॉरी, डियामा डैम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ डैम है। और ये जो सेनेगल रिवर है ये किस किस के बीच में बाउंड्री बनाती है? ध्यान रखना, ये सेनेगल कंट्री और ऊपर मोरिशियाना कंट्री है, उसके बीच में बाउंड्री बनाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मोरिशियाना और सेनेगल के बीच में। मैं यहाँ पे ना पीडीएफ आपको नहीं दिखा सकती, ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, डकार डिक्लेरेशन किसके बारे में है? पता चल गया। डकार सारी चीजों के बारे में पता चल गया, साहिल रीजन में आती है ये वो। ठीक है, यहाँ पे सेनेगल का क्लाइमेट कैसा है? BSH, आजकल उसमें आ जाता है, ये क्या बोलते हैं, स्टेट पीसेस वगैरह में BSH टाइप का क्लाइमेट है इसका। ठीक है, कोपन्स क्लाइमेट के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, एक और चीज, जो सेनेगल कंट्री है ये कौन से पेनिनसुला पे लोकेटेड है? कोवर्ट पेनिनसुला। ठीक है, कैप वर्ट, सॉरी कैप, कोप नहीं है यार, कैप है। ठीक है, सॉरी, फिर से लिख देते हैं, कैप वर्ट पेनिनसुला कहाँ पे है? क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेनेगल है ये कैप वर्ट पेनिनसुला पे लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे कंट्री है अफ्रीका में, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री ऐसी मानी जाती है सेनेगल। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैप वर्ड पेनिनसुला। तो सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार है, कैपिटल भी याद होगी, कुछ सारी चीजें याद होगी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो डकार डिक्लेरेशन के बारे में मेरे ख्याल से पता चल गया आपको। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा क्वेश्चन है? CPI, ये थोड़ी देर पहले ही बताया था। CPI के बारे में पता होना चाहिए भाई सारी चीजें। सबसे पहले, इट मेजर्स द चेंज इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। मैंने पहले भी बताया था, गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को कैलकुलेट करता है CPI, बिल्कुल।
इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बेस ईयर, मैंने बेस ईयर बताया था 2012 है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है। और एमओएसपी इसको कैलकुलेट करता है, बिल्कुल करता है। तीसरा बोल रहे हैं सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस की मैंने बताई थी सबसे ज्यादा वैल्यू और वो कितने अप्रोक्स 50%, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सीपीआई के बारे में क्या दे रखे हैं, बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें ना जो है ना वो पता ही होनी चाहिए। जैसे कि अब जो सीपीआई है ना, देखो यहाँ पे अगर आप लिख लोगे ना, जो सीपीआई है ना वो चार टाइप के होते हैं, मतलब चार टाइप से कैलकुलेट होता है। जैसे कि एक तो होता है सीपीआई ऑल इंडिया, जिसमें रूरल अर्बन सारी चीज कैलकुलेट की जाती है। इसको कौन कैलकुलेट करता है, इसको करता है मोस्पी ही। इसको कौन कैलकुलेट करता है, मोस्पी कैलकुलेट करता है। और इसका बेस ईयर कितना है, 2012 है, यहाँ पे बेस ईयर है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ये तो ऑल इंडिया का मैंने बता दिया। अब सीपीआई फूड प्राइस इंडेक्स आता है, एक फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको कौन कैलकुलेट करता है, इसको भी मोस्टली ही कैलकुलेट करता है। इसका बेस ईयर कितना है, इसका बेस ईयर भी 2012 भी है। एक हमारा सीपीआई आता है इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इसको कौन कैलकुलेट करता है, लेबर ब्यूरो। कौन करती है, लेबर मिनिस्ट्री या लेबर, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री में लेबर ब्यूरो, ठीक है। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को कौन कैलकुलेट करता है, लेबर ब्यूरो। और इनका बेस ईयर कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 इसका बेस ईयर है। इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर कितना है, 2016। एक सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर का भी किया जाता है, एग्रीकल्चरल लेबर या फिर जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबर या रूरल लेबर का भी कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई। इसको कौन करता है, इसको भी लेबर ब्यूरो ही करती है, लेकिन इसका बेस ईयर कितना, 1986। इसका बेस ईयर कितना, 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये बेस ईयर कई बार आ जाते हैं नॉर्मल सीपीआई में, ये वाला सीपीआई बोला जाता है। सीपीआई मतलब ऑल इंडिया का जो कैलकुलेट किया जाता है, जिसको मोस्ट भी कैलकुलेट करती है, इसलिए इसका बेस ईयर 2012 बोला गया है। अगर वो स्पेसिफिक पूछेंगे तो जब जब नॉर्मल सीपीआई लिखा हो, इसका मतलब ये वाला वो पूछ रहे हैं। अगर इनको ये वाले पूछने होंगे तो वो स्पेसिफाई करेंगे उनका नाम, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर पूछना है, एग्रीकल्चर लेबर पूछना है, रूरल लेबर पूछना है, जो भी पूछना है। एक और चीज इसमें ध्यान रखना, जो ये फूड फूड प्राइस इंडेक्स है ना, इसमें क्या चीज कैलकुलेट नहीं की जाती, तंबाकू, कोई भी इंटॉक्सिकेंट है, नॉन मतलब एल्कोहल वगैरह, ये चीज इसमें कैलकुलेट नहीं की जाती है, ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखनी है, ये क्या है, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, मंथली, इसलिए इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरी चीज ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, इसमें गुड्स के साथ सर्विसेज को भी कैलकुलेट करते हैं। इसमें गुड्स के साथ किसको करते हैं, सर्विसेज को भी कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसमें उनके इन्फ्लेशन को देखते हैं, ठीक है। और मंथली किया जाता है। एक और कौन सा, मैंने वहां पे ही पूछ लिया था कि भाई ईयरली कौन सा किया जाता है, ठीक है, वो जल्दी से बताना मेरे को, और उसको क्यों इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ये सारी चीजें उसके बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 69। सीपीआई के बारे में बताना था, तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सही आंसर, हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। जल्दी बताओ कि हमारे हेलियोस्फेयर, हेलियो मतलब क्या होता है, सन, और स्फेयर मतलब सन के सिस्टम से बाहर, सोलर सिस्टम से बाहर कौन सा जो है स्पेसक्राफ्ट वो ऑपरेट करेगा, जल्दी बताओ किसके बारे में। अगर इनको आपके नाम के बारे में बताना तो भी आप कर लोगे इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। न्यू होराइजन, प्लूटो तक जाना था, प्लूटो को स्टडी करना था, प्लूटो तक जाना था इसको। कैसिनी हाइजेंस कहाँ पे, सैटर्न में, कहाँ जाना था कैसिनी हाइजन को, स्टैटन में। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी, ये सब इसको मतलब भेज रही थी। जूनो नासा का मिशन था, कहाँ पे जा रहा था, जुपिटर पे, जहाँ पे नाम है वहीं पे जा रहा था, ठीक है। जूनो जुपिटर पे जा रहा था, कैसिनी हाइजन। न्यू होराइजन ये सारे नासा के ही हैं, ठीक है, ये भी नासा का था, ये भी नासा का था, ये भी नासा का था, ये सारे नासा के थे। वोएगर 2 ये भी नासा का ही है, कहाँ पे जा रहा है, इंटरस्टेलर। वोएजर 1 भी वहीं पे जा रहा था, वोएजर 1 वोएजर 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में जा रहे थे। नासा ने लॉन्च किया था इसको, मतलब सन के या सोलर सिस्टम के बाहर, मतलब आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करता हुआ ये अब इंटरस्टेलर स्पेस में निकल गए हैं, ठीक है। ओनली स्पेसक्राफ्ट जो बाहर मतलब सोलर सिस्टम के बाहर वर्क कर रहे हैं तो वो है वोएगर 2, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया डी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है, और ये आंसर क्यों नहीं है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आप भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, और अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो यार, प्लीज कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमें क्या बोलता है, मेन आइटम्स क्या है कैपिटल रिसिट्स के। देखो मेन आइटम्स हमें कैपिटल रिसिट्स के बताने हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से एक ऑप्शन भी कट कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन है कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं, जो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, एसेट क्रिएट करती हैं। और रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती हैं, जो ना लायबिलिटी क्रिएट करती हैं ना वो क्रिएट करती हैं। तो इसमें से बताओ। देखो अगर कहीं से प्रॉफिट हमें मिल रहा है पब्लिक इंटरप्राइज से तो ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना
हमसे कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ये स्टेटमेंट कट कर देते, क्योंकि ये किस में आता है, रिवेन्यू रिसिट्स में आता है, चीज ध्यान रखना, ये प्रॉफिट अर्न है आपका, ये रिवेन्यू रिसिट्स में आता है, ना ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ना एसेट्स में रिड्यूस कर रहा है। तो जो प्रॉफिट है पब्लिक एंटरप्राइजेज में, तो वो रिवेन्यू रिसिट्स में आता है, कैपिटल रिसिट्स में नहीं आता। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है, और सारे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग करते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी। इसका मतलब जो ये मार्केट बोरोइंग, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड, ये सारे क्या करते हैं, हमारे पे लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर एसेट्स रिड्यूस करते हैं गवर्नमेंट के। तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 71 हमें क्या बोलता है, सॉरी 71 तो हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने, वन सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहे हैं हमें बैंकिंग सिस्टम में बताना है कि 1982 ईयर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूरल इंडिया के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसको आता है जल्दी जल्दी से बताओ, तो बताओ भाई जल्दी। तो बोल रहे हैं फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक केम इनटू बीइंग दैट ईयर। देखो पहला रूरल बैंक कब आया था, 1975 में। आपने पढ़ा होगा प्रथम ग्रामीण बैंक, शायद आपने नाम भी सुना हो, प्रथम ग्रामीण 1975 में, मतलब रीजनल रूरल बैंक जो एक्ट आया था उसके अंडर आया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग होगी, 82 में तो ये नहीं आया था, ये कब आया था, 1975 में, मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज बोल रहे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सबसे पहला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने किया था 1969 में, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी 1982 नहीं है। फिर बोल रहे हैं नेशनल बैंक फॉर एग्री, नाबार्ड वॉज सेटअप, सबको पता है भाई नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982 में, इसलिए काफी फेमस ईयर है, बिल्कुल सही है। फोर्थ बोल रहे हैं आरबीआई ने पीएसएल को स्टार्ट किया था, पीएसएल क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आप सभी को पता है, इसने पहले ही कर दिया था, 1966 में ही कर दिया था, ठीक है, ये बहुत बाद में आया है, ठीक है। तो 1982 तो बहुत बाद में, आरबीआई ने तो पहले ही कर दिया था 1966 में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के कंसेप्ट को फॉर्मलाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा आंसर क्या हो गया, सी। तो 19 हुए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बताना है, इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर आरबीआई एक्ट 1934। सबसे पहले बोल रहे हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है आरबीआई एक्ट के अंडर, ये हो सकता है सही हो। दूसरी बोल रहे हैं इन्फ्लेशन टारगेट इज सेटअप बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन। देखो सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब किसको करनी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, याद रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। उल्टा दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके कंसल्टेशन से करती है, आरबीआई की कंसल्टेशन से, उल्टी दे रखी है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग काम किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसकी कंसल्टेशन से करती है, आरबीआई की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है आरबीआई एक्ट के अंडर। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए एक बनती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मेनली रेट्स को डिसाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दो साइड के मेंबर होते हैं, एक आरबीआई के मेंबर होते हैं और एक गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। जो आरबीआई के मेंबर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, जिसमें से गवर्नर जो होते हैं वो मतलब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, और दो और होते हैं, ठीक है, डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा गवर्नमेंट से भी मतलब एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर बैठती है, वो डिसाइड करती है कि भाई कौन गवर्नमेंट से जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठेगा। अब जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ने मान लो बिठा दिया, तो ये कितने साल के लिए आते हैं, 4 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, इनका रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से जाते हैं और 3 गवर्नमेंट से जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये, ठीक है। और मेन किसके हिसाब से इन्फ्लेशन चेक करती है, मतलब आरबीआई किसके हिसाब से इन्फ्लेशन चेक करती है, सीपीआई के हिसाब से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, उसको बेस मान के इन्फ्लेशन को मतलब देखा जाता है, ठीक है। इसकी कितनी मीटिंग्स होती हैं, हर 2 महीने में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में मिलती है, लेकिन मिनिमम साल में कितनी बार मिलनी चाहिए, मिनिमम साल में 4 बार तो मिलनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिनिमम साल में 4 बार तो मिलनी चाहिए, ये मतलब एटलीस्ट मीटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 73 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट कब हुई है, 2016 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर क्या हो गया, फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो गया ए, क्योंकि हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी, तो आंसर हमारा क्या हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, जल्दी जल्दी बताओ भाई 74 वाले, ठीक है, जल्दी जल्दी। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, एफआरबीएम एक्ट के अंडर कौन से मैंडेटरी हैं गवर्नमेंट को बजट के साथ वो करने, बजट के साथ रखने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
तो याद रखना ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? सारे ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मेनली ये किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 75 पे। और क्वेश्चन नंबर 75 से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? हो गया शायद। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताना है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अभी रीजनल रूरल बैंक के बारे में बता रही थी मैं। एक बात तो हमें पता चलेगी रीजनल रूरल बैंक के बारे में कि पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा है, 1975 में बना था। ठीक है, एक चीज हमें पता चलेगी। दूसरी चीज, रीजनल रूरल बैंक जो है बोल रहे हैं कि वो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन पे बने हैं, बिल्कुल उन्हीं के रिकमेंडेशन पे बने हैं। दूसरी चीज बोल रहे हैं रीजनल रूरल बैंक की जो इक्विटी है वो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है कंप्लीटली। तो आपको बताना चाहिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बिल्कुल गलत दे रखी है, क्योंकि सेंटर जो है, सेंटर मान लो ये स्टेट मान लो और ये स्पॉन्सर बैंक मान लो। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक मान लो। तो सेंटर जो है वो 50% ओनरशिप कौन करता है, ये 15% ओन करती है, ये 35% ओन करता है। तो सबसे ज्यादा जो ओनरशिप होती है वो सेंटर की होती है, फिर स्पॉन्सर बैंक की होती है, और उसके बाद स्टेट की ओनरशिप होती है रीजनल रूरल बैंक में। ठीक है, तो स्टेट की ओनरशिप काफी कम होती है, ये नहीं है कि रीजनल रूरल बैंक हो गया तो शायद स्टेट ही ओन कर रही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। क्योंकि पूछा क्या, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इसलिए हमने आंसर क्या लगा दिया? ए। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको पता चल गई इसके बारे में कि भाई क्या है ये। और एक और चीज, ये किसका पार्ट है? डिफरेंशियल बैंक का पार्ट है। किसका पार्ट? कई टाइप के बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक, उसमें डिफरेंशियल बैंक्स आते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल बैंक्स में एक आता है रीजनल रूरल बैंक, एक आता है लोकल एरिया बैंक भी आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं, पेमेंट बैंक्स भी आते हैं, और अभी तो होलसेल बैंक जो प्रपोज किए गए उनकी भी बात चल रही है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? डिफरेंशियल बैंक के अंदर आते हैं। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक के बारे में पता चल गया, आरआरबी एक्ट आया था उसके अंडर ये बने हैं। ठीक है, और क्या सीआरआर एसएलआर इन पे लगता है? बिल्कुल इन पे सीआरआर एसएलआर की भी रिक्वायरमेंट लगती है। इनके लोन इंटरेस्ट कितने नहीं होने चाहिए, जो भी लोकल एरिया में कोऑपरेटिव बैंक जितना इंटरेस्ट रेट है उनसे इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इन पे एक कंडीशन है। इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इमीडिएट रेगुलेटर कौन है? इनका इमीडिएट रेगुलेटर कौन है? इमीडिएट इनका रेगुलेटर कौन है? नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट रेगुलेटर कौन है इनका? नाबार्ड। और इनका मतलब अगर बोले मतलब अल्टीमेट रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना। इनका इमीडिएट रेगुलेटर, इनका अल्टीमेट रेगुलेटर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इनका सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितनी है इनकी? 75% तक है। ठीक है, एक होते हैं लोकल, या भी मैंने बताया, एक लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक मतलब काफी मतलब किसी मतलब लोकेलिटी में मान लो कोई बैंक ही नहीं है तो एक बैंक खोल दिया, केवल 3 ही है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, केवल पहले 4 थे अब 3 हो गए, क्योंकि एक जो बैंक था वो उसमें मिल गया, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में जाके मिल गया, या मतलब बड़ा होके वो बन गया। तो ये होते हैं लोकल एरिया बैंक, केवल अभी तो 3 ही है। ठीक है, आंध्रा मतलब मेनली तो आंध्रा कर्नाटका वहां पे ही है। जैसे कि अगर बात करें, कोस्टल बैंक आंध्रा में है। ठीक है, सुभद्रा बैंक एक लोकल एरिया बैंक है कोल्हापुर में। तो ये मेनली ऐसे ही है, 3 ही बैंक है टोटल लोकल एरिया बैंक की बात करें। सीएलआर एसएलआर इनको भी मेंटेन करना पड़ता है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, वो आरआरबी एक्ट के अंडर था, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर इनको सेटअप किया गया था। कब? 1996 में। ठीक है, कब सेटअप किए गए? तो सबसे पहले आए रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ध्यान रखना। तो रीजनल रूरल बैंक काफी पहले आए, 1974 में एक्ट आ गया, 75 में पहला बन गया था। ठीक है, तो ये आए हैं रीजनल रूरल बैंक। फिर आगे हमारे कौन से? लोकल एरिया बैंक, 1996 में ये एस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, केवल आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, इनका कोई इमीडिएट या फिर ऐसे अल्टीमेट रेगुलेटर नहीं है। इनको कौन रेगुलेट करता है? केवल केवल इनको आरबीआई रेगुलेट करता है। 3-4 बैंक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, और सारे बैंक हम बाद में पढ़ते हैं। आएगा कोई क्वेश्चन तो पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 मेरे ख्याल से आपको पता चल गया रीजनल रूरल बैंक के बारे में, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी बताओ, ऑफिशियल रिजर्व सेल। भाई ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, केवल एक टर्म के बारे में पूछ रखा है। ऑफिशियल रिजर्व सेल क्या होती है? जल्दी बता दो क्या होती है जल्दी। ऑफिशियल रिजर्व सेल, तो याद रखना ये फॉरेन एक्सचेंज की सेल होती है जब रिजर्व बैंक करता है, और जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट हो जाता है उसमें। ठीक है, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट होता है तो रिजर्व बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज की सेल करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व सेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। हमें बताना है किसके बारे में? इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। जल्दी बताओ, इन्फ्लेशनरी गैप का टर्म का मीनिंग क्या है? अब ये मीनिंग ही पूछे हम, मैं क्या बताऊं इसमें। ठीक है, क्या होता है? ये होता है करंट रियल जीडीपी के बीच में कितना डिफरेंस है, और जीडीपी जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करेगी उसके बीच में जितना डिफरेंस है उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 आंसर बी को आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकेंड,
ठीक है। पीएम स्वनिधि के बारे में, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के बारे में देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिस जो स्ट्रीट वेंडर्स को फैसिलिटेट करेगी कोलेटरल फ्री कैपिटल लोन्स। ठीक है, कोलेटरल फ्री कैपिटल लोन्स वो करेगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज बोल रहे हैं ये फैसिलिटेट करेगी इनिशियल वर्किंग कैपिटल का लोन कितना 10 लाख तक का। ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे। दूसरे थर्ड बोल रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स या होकर्स ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज आर कवर्ड अंडर इट। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई इसमें क्या है। सबसे पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बिल्कुल है, कोलेटरल फ्री लोन दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बोले 10 लाख नहीं भाई, 10,000 का लोन दिया जाएगा, 10 लाख नहीं 10,000 का। ठीक है, तो याद रखना 10,000 का लोन दिया जाएगा ना कि 10 लाख का। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि हमें 10 लाख का दिया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट आप कट कर दो। सेकंड स्टेटमेंट कट करते ही 2 स्टेटमेंट आपके पास बच गई। अब 2 स्टेटमेंट देखो, 2 स्टेटमेंट में फर्स्ट तो करेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट है तो फर्स्ट करेक्ट है तो एक ही आंसर आ गया है ना। थर्ड स्टेटमेंट फिर भी पढ़ लो। देखो, स्ट्रीट वेंडर्स ओकर्स ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज कवर है। मेरे ख्याल से तो भाई केवल अर्बन एरियाज के इसमें कवर है, रूरल एरियाज के बाद में किसी और स्कीम के अंडर कवर है, लेकिन इसमें अर्बन एरियाज के कवर नहीं है। लेकिन एज पर दी आंसर की जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से तो हमें ये भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारा आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। इसका टेक्निकल पार्टनर कौन है? याद रखना सिडबी इसका मतलब टेक्निकल पार्टनर है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है? पीएम स्वनिधि को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये वो बता दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 78 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 79 पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा यूपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, ईयर याद नहीं मेरे को, किसी ईयर में आया है। ठीक है, जल्दी बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बताओ, वो बतानी है डेफिनेशन। जल्दी बताओ। डी ऑप्शन भी दिखाना है क्या? ये है डी ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, जल्दी बताओ। तो देखो भाई ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं एक कंट्री के रेजिडेंट के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हमारा हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या बोलता है? 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हमें बताना है गेट्स में अलग टाइप के मोड्स होते हैं। ठीक है, गेट्स में अलग अलग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक है गेट्स एग्रीमेंट है, तो उसमें कई टाइप के मोड होते हैं, उसके बारे में बताना। हमें 4 मोड दे रखे हैं तो उस मोड्स के बारे में बताना है। देखो अभी ये फैक्ट है, फैक्ट आता है तो आता, नहीं आता है तो नहीं आता। अब इसमें नहीं बता सकते, ये सर्विसेज को मेनली वो करता है। तो सबसे पहले मोड 1 किससे रिलेटेड है? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से। मोड 2 किससे रिलेटेड है? कंजप्शन अब्रोड से। मोड 3 किससे एसोसिएटेड है? कमर्शियल प्रेजेंस से। और मोड 4 किससे एसोसिएटेड है? प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन से। ठीक है, तो ये सर्विसेज में कैसे ट्रेड होता है? ट्रेड इन सर्विसेज में अलग अलग मोड्स में बांट दिया उन्होंने, तो कि अगर इन सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है, ऐसे ट्रेड हो रहा है, ऐसे ट्रेड हो रहा है, ऐसे ट्रेड हो रहा है, तो उनको कैसे वो सेटलमेंट करेंगे, तो ये उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर हमारा क्या हो गया? कौन से, नहीं मैच नहीं करने इसमें, तो बोले कौन से पेयर करेक्ट है? करेक्ट तो मैं देख लिया आपने, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, नन। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनग्रूव पिट्टा क्या है? बायोडाइवर्सिटी में मैनग्रूव पिट्टा क्या है? अब आता है तो आता है, ये क्या है याद रखना, नॉन माइग्रेटरी बर्ड है ये। ठीक है, और नॉन माइग्रेटरी बर्ड है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? बर्ड है, और मेनली ईस्टर्न इंडिया में भी भितरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा में पाया जाता है वहां पे मेनली पाया जाता है। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? जल्दी बताओ, ये पता होना चाहिए, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। किसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। क्रेडिट सिस्टम क्या है? क्रेडिट सिस्टम ये है कि भाई बचपन से लेके जब स्कूल कॉलेज तक जब तक बच्चे पढ़ेंगे उनको हर एक साल का क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे कि हर एक साल पढ़ लिया आपको 0.5 क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसे ही 1 से लेके टोटल 8 क्रेडिट तक प्रिपेयर किए गए। पोस्ट ग्रेजुएट आप कर लो तो आपको 8 क्रेडिट सिस्टम। तो ये है क्रेडिट। आप कितने घंटे स्कूल में बिता रहे हो या कितने घंटे लर्निंग में बिता रहे हो उसको डिनोट करने के लिए क्रेडिट सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। तो ये क्रेडिट सिस्टम ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर यूजीसी ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83।
क्वेश्चन नंबर 83 हमें किसके बारे में बतानी है, सब्सिडीज के बारे में बताना है। जल्दी जल्दी बताओ भाई सब्सिडीज के बारे में जल्दी। देखो सबसे पहले बोल रहे हैं ग्रीन बॉक्स, दूसरे बोल रहे हैं एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स क्या होती हैं, ये बोल रहे हैं डायरेक्ट पेमेंट फार्मर्स को जहाँ पे वो उनको प्रोडक्शन लिमिट करना होता है। एम्बर बॉक्स बोल रहे हैं कि जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता प्रोडक्शन और ट्रेड पे। देखो ग्रीन बॉक्स ये सब्सिडीज होती हैं डोमेस्टिक, जिनका डोमेस्टिक पॉलिसीज को कोई उनके प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। एम्बर बॉक्स वो होती हैं जिनका फर्क पड़ता है, उनको लिमिटेड देनी पड़ती है। आपने सुना होगा ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स क्या होती है, एम्बर बॉक्स विद सम कंडीशन, ठीक है ये होती है। और एक होती है रेड बॉक्स जो टोटली फॉरबिडन होती है, ठीक है। तो ये है कुछ सब्सिडीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो मैं बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट देख रही हो आपके, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 83 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है, जल्दी बताओ ये जो रेशियो है ये हमें पीपल के प्रेफरेंस के बारे में बताता है कि उनकी लिक्विडिटी के लिए, कैश के लिए कितनी मतलब प्रेफरेंस है। और ये प्योरली एक बिहेवियरल पैरामीटर है जिस जो डिपेंड करता है ऑन द सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, सीजन पे। जैसे कि मान लो कि दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, कुछ आ गया, तो लोग ज्यादा कैश लेंगे, तो उस रेशियो को क्या बोला जाता है, टोटली पीपल के ऊपर है कि वो कितना कैश निकाले कितना नहीं। तो ये कौन सा पैरामीटर मापता है, कौन मापता है, तो आप सभी को पता है सीआरआर तो मापता नहीं होगा, एसएलआर भी नहीं मापता होगा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो शायद आपने सुना ही नहीं होगा। ये होता है करेंसी डिपॉजिट रेट, किस कितनी करेंसी लोग कैश में रखते हैं एज कम्पेयर टू कितने डिपॉजिट रखते हैं जब कोई सीजन आता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर हमारा क्या हो गया, ए। तो ये है पीपल की प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 85 हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से पार्ट हैं, जल्दी बताओ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। मीगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है ये, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक आईबीआरडी, ये सारे ही इसके ग्रुप है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सारे ही पार्ट हैं, ठीक है। ये पांचवा पार्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। ये बिल्कुल ये सारे ही पार्ट हैं। इंडिया किसका पार्ट नहीं है, इंडिया इस डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। इंडिया इस डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले का पार्ट नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा शेयर्स किसके हैं, यूएसए के, याद रखना। वोटिंग पावर किसके हिसाब से, शेयर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा वोटिंग पावर किसकी है, यूएसए की, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे इसके, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसके हेडक्वार्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बोल रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वो क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट्स भी रिलीज करती है। ये कौन कौन सी, आज ही हमने दो दिन तो पढ़ी है। एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करती है, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। रेमिटेंसेस माइग्रेशन रिपोर्ट, रेमिटेंसेस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। और कौन कौन से रिलीज करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ठीक है, एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये सारे ही कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारा आंसर क्या हो जाता है, क्या आंसर है, चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑल फोर आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। क्योंकि बताना था करेक्ट आंसर कौन सा है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से इंक्लूडेड है, तो सारे ही इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बताना है। ये आ गया भाई, बोल रहे हैं इसको यूएनसीटीडी रिलीज करता है, अभी बता दिया कौन, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इंडिया रैंकिंग जो है इंप्रूव हुई है, बिल्कुल भाई ये बिल्कुल सही है बात है, इंप्रूव। इन्होंने कोई डेटा नहीं पूछा तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मेंस के लिए डेटा इतना ज्यादा जरूरी है, उसको याद कर लेना जितना भी हो, लेकिन हाँ इंप्रूव हुई है इंडिया की रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 86 सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। मेरे ख्याल से शायद सबका ये क्वेश्चन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना। और मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन वैसे ही कर रहे हो जैसे मैं करवा रही हूँ, वीडियो पहले पोस्ट कर रहे हो, अपना आंसर लगा रहे हो, उसके बाद आंसर देख रहे हो, कहीं देखते देखते चले जाओ, ठीक है, सब भूल जाओगे, बता दिया मैंने, ठीक है। ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी थोड़ी शर्म करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ तो करो यार, ठीक है। ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना, कौन से ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, 1944 में दो ही इंस्टीट्यूशन बने थे एज क्या बोलते हैं, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो ही है, ठीक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। अभी इस क्वेश्चन में मैं क्या ही बताऊं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 87 आंसर हो गया ये। क्वेश्चन आ जाते हैं 88 पे। ये भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जिसने चैट जीपीटी पढ़ा है, देखा है, उसका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्नी बार्ड ये समटाइम्स न्यूज में क्यों है, जैसे चैट जीपीटी ना वैसे ये न्यूज में है, क्योंकि गूगल ने चैट जीपीटी जैसा अपना निकाल दिया। ये ओपन एआई का था, ये गूगल का था, और ये एक मतलब क्या नाम लेते हैं, एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम क्या है, बेडू बेडू, उसने निकाला ये अर्नी, ठीक है। तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है।
1 सेकेंड गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताना है, क्या चीज सही नहीं है, गलत बतानी है। गलत छाटो सारो, इनमें से सारे में से गलत छाटो। पहली बात, जल्दी 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 छाटो। तो जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है ना हमें, वही गलत है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उन पे। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा? कम दिया जाएगा, लेकिन दिया तो जाएगा, बिल्कुल दिया जाता है भाई। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में भी इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये सारी स्टेटमेंट सही है इसका मतलब। और ड्राफ्ट 10,000 का आप ओवर ड्राफ्ट निकाल सकते हो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 2 लाख का, और रुपए कार्ड प्रोवाइड किया जाता है आपको। ठीक है, सारी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 89 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 हमें क्या बोलता है? फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताना। देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं ये अलाउड नहीं है, सॉरी फिस्कल डेफिसिट नहीं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देखो ये जो चीज है ना, जैसे कि मैंने लिखा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, तो अब आप क्या पढ़ोगे? सीधा पढ़ लोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, हर एक चीज ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले इट इज नॉट अलाउड अंडर FRBM एक्ट। देखो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या अलाउड नहीं है? याद रखना, अलाउ है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अलाउ कर दी गई है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होती क्या है? मान लो कि गवर्नमेंट को घाटा होगा, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा? पैसे छापेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। उसको बोलते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। घाटा आप पूरा कर लो, हम पैसे छाप के दे रहे हैं। ठीक है, बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने के हम डायरेक्ट पैसा छापते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं ताकि वो अपने लोन को पूरा कर सके। उसको बोलते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये अलाउ किया गया स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंडर, ऐसा नहीं है अलाउ नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दिस एक्सरसाइज रिड्यूसेस द टोटल मनी सप्लाई। देखो अब जो आरबीआई है वो नया पैसा छाप के गवर्नमेंट को दे रहा है, तो छाप के गवर्नमेंट को दे रहा है, तो वो उससे तो मनी सप्लाई बढ़ रही है ना, घट कैसे रही है? घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या था? करेक्ट पूछा था, और ये दोनों ही तो गलत है, तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। हमें लिक्विडिटी के बारे में टर्म बतानी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? देखो मतलब पूछा है, जल्दी जल्दी से बताओ। 50 क्वेश्चन में मतलब पूछ रहे हैं तुमसे, जल्दी बताओ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी होती है द ईज विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। कितना जल्दी कोई भी आइटम कैश में कन्वर्ट हो जाएगा बिना अपनी वैल्यू खोए। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड जाके मार्केट में बेच दो, उसी वेट पे बिक जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 हमें क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड गाइस, क्या मैंने स्क्रीन चेंज की है? देखते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई गवर्नर के बारे में पूछा है सबसे। फिर है आरबीआई गवर्नर इज नॉट अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बोल रहे कि जो आरबीआई गवर्नर है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर नहीं है। ये बोल रहे हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर नहीं है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो वही उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर क्यों नहीं है भाई? मेंबर तो होंगे ही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होंगे। और जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें केवल एक में ही अगर एक स्टेटमेंट रोंग आपने निकाली ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है डी। ठीक है, डायरेक्ट आपका, क्योंकि तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं मेंबर नहीं होते, बिल्कुल मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। सेकंड बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिप्लेस द आरबीआई गवर्नर एज ऑथोरिटी फॉर इन्फ्लेशन टारगेट। अभी अभी तो बताया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 92 पहले केवल आरबीआई गवर्नर करते थे, अब कौन करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले बोले हैं द एक्ट डील्स विद स्पीडी कंपनसेशन मैकेनिज्म फॉर विक्टिम्स ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। देखो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। स्पीडी कंपनसेशन वो करती है। सेकंड बोल रहे हैं ये प्रोवाइड करता है स्ट्रिक्ट एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी ऑपरेटर की साइड से वेयर इट विल बी हेल्ड लाइबल फॉर डैमेज रिगार्डलेस ऑफ एनी फॉल्ट ऑन इट्स पार्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, स्ट्रिक्ट और नो फॉल्ट लाइबिलिटी उस पर अप्लाई की जाएगी। थर्ड बोल रहे हैं इट सेट्स अ फाइनेंशियल कैप ऑन दी ऑपरेटर्स लाइबिलिटी एट 1500 करोड़ फॉर ईच न्यूक्लियर इंसिडेंट। बिल्कुल, अगर इससे ज्यादा का कोई नुकसान होता है तो कौन भरेगी? गवर्नमेंट भरेगी अपनी साइड से। ठीक है, तो इतने तक की लिमिट उन्होंने रख दी है गवर्नमेंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 93 आंसर हमारा क्या हो गया? सी। सारे स्टेटमेंट, सॉरी ए, सारी स्टेटमेंट क्योंकि इसके बारे में हमारे क्या है? करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। इसमें आप देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप मतलब क्लेम कर सकते हो कंपनसेशन को। कौन इसमें डिसाइड, मतलब एक नेशनल डैमेज क्लेम कमीशन बैठता है।
ठीक है। नेशनल डैमेज क्लेम कमीशन बैठता है, ठीक है, ये क्लेम कमीशन बैठता है। ये जो है ना, मतलब इसमें ये लगभग इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो भी डिसाइड करते हैं, 3 साल के लिए वो होते हैं मेनली, तो वो और 67 ईयर्स उनके मैक्सिमम एज होनी चाहिए, उसके बाद उनको इसमें नहीं लेते हैं। और 55 मिनिमम एज, या फिर हाई कोर्ट के जज बनने के आप वो होनी चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, कुछ ऐसी इनकी कंडीशन है एप्लीकेबिलिटी की। ठीक है, अब आप इसमें मतलब जो ये वो करते हैं, जज करते हैं कि भाई आपको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये वाला कमीशन करता है। अब आप अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो कितने दिन की आपको प्रॉपर्टी डैमेज हुई, आपको कितने दिन के अंदर क्लेम करना है, तो 10 साल के अंदर आपको क्लेम कर देना है। अगर आपको पर्सनल कोई नुकसान हुआ है, इंजरी हुई है या फिर कोई डेथ हुई है, तो उसको 20 ईयर्स के अंदर आपको कंपनसेशन के लिए क्लेम करना है, तब आपको दिया जाएगा। उससे ज्यादा अगर हो गया तो उसके बाद नहीं दिया जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 93 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। ठीक है, 94, ठीक है, 94, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट गाइस। इसमें कौन है जो न्यूक्लियर इंसिडेंट को वो करेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर डैमेज हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ, कौन डिसाइड करेगा? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो सेटअप किया गया है, किसके अंडर? एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर। 15 दिन के अंदर ये डिसाइड कर देगा कि कोई जो एक्सीडेंट है वो न्यूक्लियर इंसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये है हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा कंप्लीट 93। क्वेश्चन नंबर 94 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोलता है? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में बताना है। जल्दी जल्दी बताओ इसके बारे में। ये आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ये है। सबसे पहले बोल रहे हैं ये सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर फंड जो है ये प्रोवाइड करता है इक्विटी फंडिंग एमएसएमईज को इंडिया में। बिल्कुल, ये इक्विटी फंडिंग करता है, इक्विटी फंडिंग करता है, बिल्कुल। सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के कैटेगरी 2 में आता है, बिल्कुल ये आता है। थर्ड बोल रहे हैं इनको एक पूरे ग्रुप प्राइवेट एजेंसीज का इनको ऑपरेट करता है, जो जिसको सेबी ने अप्रूव कर रखा। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इसको कौन अप्रूव करता है? NVCFL, NSIC की वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड है, वो इसको करती है, मतलब इंप्लीमेंट करती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए। और इसको कैसे एज ऑपरेट किया जाता है? मदर एंड डॉटर फंड के रूप में। मतलब टोटल 20% जो अमाउंट है उसका किसी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर जो आपको बचा हुआ जो पैसा है वो आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं से मार्केट से या वेंचर कैपिटल से बोरो करना पड़ेगा। और ये टोटल कितना फंड रखा गया है गवर्नमेंट ने? कितना रखा? 50,000 करोड़ रुपए रखे हैं। ठीक है, इस फंड में कितने रखे हैं? 50,000 करोड़, जिसमें आप एमएसएमई की इक्विटी में आप फंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 हमें क्या बोलता है? हमें बताना है डेरिवेटिव, किस टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड, दूसरे बोल रहे हैं ऑप्शंस, तीसरे बोल रहे हैं वारंट्स। जल्दी जल्दी बताओ भाई कौन से हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? सेटलमेंट जो किसी स्पेसिफिक डेट पे होता है फ्यूचर में और आज के प्राइस पे, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ऑप्शंस क्या होते हैं? ये आपको राइट देते हैं लेकिन ओब्लिगेशन नहीं देते। वारंट्स क्या होते हैं? लॉन्ग डेटेड ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल सारे सही। ऑप्शन भी दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ठीक है, ये भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया सी, आंसर मतलब ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, और पिछली टेस्ट सीरीज नहीं की है तो आपने क्या ही किया फिर। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और एक होती है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको बताया था काउंटर में क्या करना है? उल्टा। काउंटर मतलब उल्टा, याद रखना। इसमें क्या करना है? हमें उल्टा करना है। जो भी कंडीशन चल रही है उसका उल्टा। मतलब मान लो बूम पीरियड चल रहा है, पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव करना स्टार्ट करेगी। मतलब उल्टा, उल्टा मतलब गवर्नमेंट उल्टा करना स्टार्ट करेगी। प्रो में वैसा ही करना। प्रो मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही, मतलब प्रो में प्रो करेगी, जैसे चल रहा होगा वैसा ही करेगी। वो कैसे करेगी? जैसे कि प्रो में कैसे करेगी? जैसे कि अगर मान लो बूम पीरियड चल रहा है तो गवर्नमेंट और ज्यादा स्पेंड करेगी, टैक्स को भी रिड्यूस कर देगी ताकि लोगों के हाथ में और पैसा आए और वो और ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, तो ये चीज करेगी प्रो में। और काउंटर में क्या करेगी? उल्टा करेगी। मान लो कि कोई बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी, टैक्स को बढ़ा देगी। उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल। काउंटर उल्टा करना मतलब जैसा चल रहा है, जैसा मान लो बूम पीरियड चल रहा है, तो अगर तुम उसका उल्टा करते हो तो उसको बोलेंगे काउंटर साइक्लिकल। प्रो में हम क्या करेंगे? उसी जैसा करेंगे। तो ये जो ऊपर जो ये दे रखी है ना, ये
जो ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये किसका दे रखा है, प्रोसाइक्लिकल का, क्योंकि क्या कर रही है बूम पीरियड में गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेंड ज्यादा कर रही है, टैक्स को रिड्यूस कर रही है, और रिसेशन में क्या कर रही है, कम स्पेंडिंग कर रही है, इंक्रीज को टैक्स को इंक्रीज कर रही है। तो ये किस में होता है, प्रोसाइक्लिकल में होता है। तो दोनों अपोजिट दे रखे हैं। और काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या होता है, जब हम रिड्यूस कर दे स्पेंडिंग को, टैक्स को रेज कर दे बूम पीरियड में, और इंक्रीज कर दे स्पेंडिंग को और टैक्स को कट कर दे रिसेशन में, उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो दोनों अपोजिट दे रखे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि उल्टे दे रखे हैं दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 96 हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। भाई करेक्ट तो ना फर्स्ट है ना सेकंड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओएमओ के बारे में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन बोल रहे हैं, आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो इंजेक्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी है वो परमानेंट नेचर के होते हैं। बिल्कुल, देखो दो टाइप के होते हैं। रेपो भी एक टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, लेकिन उसमें रीपर्चेज का एग्रीमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट दोबारा रीपर्चेज करेगी, ये प्रोमिस दिया जाता है। बिल्कुल, इसलिए इसको होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये एक टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें सेंट्रल बैंक प्रोमिस करता है बाय करने की सिक्योरिटी फिक्स डेट पे। बिल्कुल, ओपन मार्केट आउटराइट में क्या होता है, बिल्कुल भी कोई आपके मतलब कोई आपको ऐसा मतलब प्रोमिस नहीं दिया जाता कि हम दोबारा बाय करेंगे, ये एक बार मनी ले ली तो ले ली। ठीक है, तो इंजेक्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी ये परमानेंट नेचर की होती है आउटराइट ओपन ऑपरेशंस में, लेकिन रेपो में आपको रिपर्चेज का वो दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बताना है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के बारे में, करंट अकाउंट के बैलेंस के बारे में बताना है। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बोल रहे हैं इसमें जितने भी पेमेंट्स हैं करंटली जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मेजर होते हैं। बिल्कुल भाई, वो मेजर होते हैं। दूसरे बोल रहे हैं इसमें फैक्टर इनकम जो अब्रोड है वो इंक्लूड होती है साथ में, लेकिन उसमें से इंटरनेशनल जो ट्रांसफर पेमेंट है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। नहीं, करंट अकाउंट में वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, उनको भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उसको भी इंक्लूड ही करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। जब आप बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी 1000 बार कर लिया है। सबसे पहले आईबीआरडी के साथ बना था, वर्ल्ड बैंक के साथ बना था। बिल्कुल, यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। बिल्कुल, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। बिल्कुल, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी इसलिए हमने बता दिया करेक्ट स्टेटमेंट। एज अ कैसे स्टार्ट हुआ है, ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की तरह स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मेहलेनोबिस प्लान विच फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, ये किससे रिलेटेड है, जल्दी बताओ। मेहलेनोबिस प्लान, मेरे ख्याल से चेंज करनी पड़ेगी स्क्रीन। अभी देखो, मेहलेनोबिस प्लान किससे एसोसिएटेड है, जल्दी बताओ भाई। फर्स्ट सेकंड 5 तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था मेहलेनोबिस प्लान। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 आंसर हो गया बी। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 100 क्वेश्चन और 7th टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और तो क्या ही बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी से इन टेस्ट को खत्म करते हैं। कोशिश करेंगे कि जितने भी टेस्ट हैं ये जनवरी में कंप्लीट हो जाएं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, और शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।